अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आज हमारा आखिरी टॉपिक जो है वो अमाइनो एसिड्स है। तो हम लोग पढ़ते हैं अमाइनो एसिड्स को। अमाइनो एसिड्स बेटा, अमाइनो एसिड्स को समझने के लिए पहले आप ये समझें कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन चेन के साथ COOH ग्रुप होता है, इन्हें बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। और जिनमें कार्बन चेन के साथ NH2 ग्रुप होता है बेटा, इनको हम अमाइंस कहते हैं। और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बैक वक्त अमाइनो ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप भी होगा बेटा, इनको अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अमाइनो एसिड्स में ये जो अमाइनो की पोजीशन है, ये कार्बोक्सिल के एडजेसेंट कार्बन यानी अल्फ़ा कार्बन पर होगी या किसी और कार्बन पर होगी। तो बेटा अगर अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन पर हो यानी कार्बोक्सिल के साथ वाली कार्बन पर हो तो इनको अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। लेकिन ये एक कार्बन के फासले पर भी हो सकता है अमाइनो ग्रुप। ये दो कार्बन के फासले पर भी हो सकता है। तो अगर साथ वाली कार्बन पर आगे चला जाएगा तो ये बीटा अमाइनो एसिड्स हो जाएंगे। इसी तरह ये गैमा अमाइनो एसिड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन नेचर में अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं। जो कुदरती तौर पर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं वो सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं। सो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अमाइनो एसिड होंगे वो होंगे जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स होंगे, जिनका जनरल फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है। ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। अब बेटा उसके बाद हम आ जाते हैं अमाइनो एसिड्स का अगर हम नेमिंग करना चाहें, इनका नॉमनक्लेचर बनाना चाहें तो इसका नॉमनक्लेचर क्या होगा। नॉमनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड के लिहाज से बेटा नेचर में जो अभी तक तकरीबन 500 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जो हैं उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि देयर आर अप टू 500 अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन नेचर। लेकिन 500 अमाइनो एसिड्स में जिनका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमाइनो सिर्फ 20 हैं। ठीक है ना। जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म और ख़ास तौर पर ह्यूमन के हवाले से 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो 20 अमाइनो एसिड्स के साथ अगर हम चलें तो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए हम नॉमनक्लेचर में को बहुत ज़्यादा IUPAC रूल्स को फॉलो नहीं करते, बल्कि इनके जो कॉमन नेम्स हैं हम उन्हीं पे चलते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, 2 कार्बन है और एक कार्बन कार्बोक्सिल है और साथ वाली कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है। ठीक है। इसको बेटा हम ग्लाइसिन बोलते हैं। ये ग्लाइसिन है। अब अगर इसका IUPAC नेम रखना चाहे तो रख सकते हैं। ये दरअसल एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव है, यानी 2 कार्बन से यूनिट का एथानोइक एसिड और एथानोइक एसिड में अल्फ़ा कार्बन पर अमाइनो ग्रुप है। तो बेटा ये अल्फ़ा अमाइनो एथानोइक एसिड है। अगर इसका IUPAC नेम बनाएं तो ये अल्फ़ा अमाइनो एथानोइक एसिड एसिटिक एसिड का अमाइनो डेरिवेटिव है। तो अल्फ़ा अमाइनो एसिटिक एसिड एथानोइक एसिड, इसको ग्लाइसिन कहते हैं। इसी तरह एलानीन है, ये 3 कार्बन होते हैं। ये प्रोपेनोइक एसिड है, उसकी अल्फ़ा पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा हो तो बेटा ये एलानीन होती है। ये एलानीन है। अब इसको आप अल्फ़ा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड कह सकते हैं। तो अमाइनो एसिड के IUPAC नेम्स भी बन सकते हैं, अल्फ़ा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड। तो ये अल्फ़ा अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड है। ठीक हो गया जनाब। अब इस पोजीशन पे अगर फ़िनाइल या बेंजीन रिंग लग जाए तो ये फ़िनाइल एलानीन बन जाता है। ठीक है। तो अब ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन अमाइनो एसिड क्योंकि बेटा 20 अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है तो हम इनका जो नेम है
जिस भी ओरिजिन से इसको बनाया गया है हम उसी को फोकस करते हैं। ठीक है जी। ग्लाइसिन को ग्लाइसिन कहते हैं स्वीट इन टेस्ट होने की वजह से। ठीक है, तो ग्लाइकस से ये लफ्ज़ है, ग्लाइकस, स्वीट इन टेस्ट। तो इसी तरह हर अमाइनो एसिड के साथ कोई ओरिजिन है, तो जो उनके कॉमन नेम है उन्हीं को लेके चलते हैं। अच्छा, अब अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है 3 लेटर्स से। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लेटर्स यूज़ होते हैं। मसलन एलानीन को ALA से इंडिकेट करते हैं, ग्लाइसिन को GLY से, एस्पार्टिक एसिड है ASP से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं उनको एक तो पहली बात आपने ज़हन में रखनी कि बिकॉज़ हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड हैं, तो उनके लिए फिर जो भी हमारे पास उनका नेम है हम बेसिकली उस पर फोकस करते हैं, जो कि कमर्शियल या ट्रिवियल नेम जिन्हें आप कहते हैं। तो कमर्शियली जो नेम अवेलेबल होंगे हम उन्हीं को लेके चलते हैं, लेकिन उनके हम IUPAC नेम्स भी बना सकते हैं, और यही नेम इनके आप समझिए IUPAC रिकमेंडेड नेम्स हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है। तो क्लासिफिकेशन के एतबार से अगर बेटा अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया जाए तो इनकी बेटा क्लासिफिकेशन मुख्तलिफ़ चीज़ों की बुनियाद पर होगी। एक होगी न्यूट्रिशनल वैल्यू के एतबार से, न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी ग़ज़ाई एतबार से जो इनकी अहमियत है। न्यूट्रिशनल वैल्यू के एतबार से अमाइनो एसिड्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, एक वो होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। इंसान को, ह्यूमन बॉडी को बेटा 20 अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो हमारी बॉडी को बेटा अमाइनो एसिड्स रिक्वायर हैं वो 20 हैं। इन 20 अमाइनो एसिड्स में कुछ अमाइनो एसिड्स वो हैं जो हमारा बॉडी ख़ुद से मेटाबॉलिज़्म में तैयार कर लेता है। ठीक होगी बात। मिसाल के तौर पे एलानीन है। एलानीन इज़ वन ऑफ दोज अमाइनो एसिड्स जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज़ कर लेता है। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज़ खुद से कर लेता है, मेटाबॉलिज़्म में बन जाते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड बेटा अगर हमारी न्यूट्रिशन में, हमारी ख़ुराक में अगर मौजूद ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अमाइनो एसिड बेटा जो हमारी ग़िज़ा का हिस्सा ना भी हो, हमारा बॉडी ख़ुद उनको मेटाबॉलिज़्म में तैयार कर ले, वो हमारी ग़िज़ा में ज़रूरी नहीं है, वो नॉन एसेंशियल होते हैं। और जो हमारा बॉडी सिंथेसाइज़ नहीं कर सकता फिर वो हमारी ख़ुराक में ज़रूर होने चाहिए। मसलन एलानीन का दूसरा जो हमने डेरिवेटिव अभी मैं बोल भी रहा था, फ़िनाइल एलानीन है। अब फ़िनाइल एलानीन जो है ये हमारी बॉडी में ख़ुद से सिंथेसाइज़ नहीं होता, और अगर ये हमारे उसमें ख़ुराक में नहीं होगा तो इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकेंगी, और प्रोटीन सिंथेसिस प्रॉपर ना हो तो सर्टनली जिस्म जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ़ मसाइल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक होगी बात। तो अब ये जो हमारे पास बेटा न्यूट्रिशनल वैल्यू के एतबार से 2 तरह के अमाइनो एसिड्स हो गए, एक वो जो एसेंशियल, एक वो जो नॉन एसेंशियल हैं। नॉन एसेंशियल वो हैं जो हमारी न्यूट्रिशन में ना भी हों तो कोई मसला नहीं, लेकिन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी न्यूट्रिशन में, हमारी फूड में, हमारी ग़िज़ा में होने चाहिए। उसके बाद बेटा इनकी दूसरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है इनकी केमिकल नेचर के एतबार से, डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल नेचर। अब केमिकल नेचर के एतबार से बेटा अमाइनो एसिड्स 3 तरह के हैं। एक वो हैं जो न्यूट्रल होंगे, एक वो हैं जो एसिडिक होंगे, और एक वो हैं जो बेसिक होंगे। अमाइनो एसिड में बेटा एक अमाइनो ग्रुप होता है जो बेसिक इन नेचर, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो एसिड इन नेचर है। अब ओवरऑल अगर अमाइनो एसिड एक अमाइनो और एक कार्बोक्सिल ग्रुप से मिलकर बना हो तो ये न्यूट्रल, केमिकली न्यूट्रल होंगे। तो केमिकली न्यूट्रल अमाइनो एसिड में वो अमाइनो एसिड आ जाएंगे जिनके कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप आपस में बराबर बराबर होंगे। जैसे ये जो मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं, ग्लाइसिन हो गया, एलानीन हो गया, हैं जी, ये हमारे पास ग्लाइसिन है, ये हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा, इसमें एक अमाइनो एक कार्बोक्सिल ग्रुप है।
एसिडिक अमाइनो एसिड्स बेटा वो अमाइनो एसिड्स होंगे जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज़्यादा होंगे और अमाइनो ग्रुप कम होंगे। मिसाल के तौर पर एस्पार्टिक एसिड है, ASP से रिप्रेजेंट करते हैं। एस्पार्टिक एसिड बेटा जो है इसमें 4 कार्बन होते हैं। ये समझे सक्सिनिक एसिड का डेरिवेटिव है। सक्सिनिक एसिड आप लोगों ने इंटर में थोड़ा सा पढ़ा भी है। ये ब्यूटेन डाइओइक एसिड है। अब भले यहाँ से ले जाए, यहाँ से एक अल्फ़ा कार्बन पर NH2 ग्रुप लगा दें। चलें यहाँ से शुरू करूँ तो ये अल्फ़ा है, यहाँ से शुरू करूँ तो ये अल्फ़ा है। मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सीधा अमाइनो ग्रुप लगा दूँ तो दिस इज़ एस्पार्टिक एसिड। अगर इसका दूसरी तरह से आप फार्मूला बनाना चाहें तो ये पहली कार्बन, ये अगली कार्बन जिसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, फिर उससे अगली कार्बन जो CH2 पूरा है, और फिर उससे अगली कार्बन दोबारा से कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये एस्पार्टिक एसिड है। ठीक है जी। तो एस्पार्टिक एसिड कंटेन 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स, सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। और उसके बाद आ जाएगा बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड बेटा वो होगा जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप से अमाइनो ग्रुप ज़्यादा होंगे। इसकी एक एग्जांपल मसलन लाइसीन जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड्स में आता है। अच्छा, अब बेटा जो हमारे पास लाइसीन है इसमें 6 कार्बन होते हैं। कार्बन 1 कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, कार्बन 2 पे अमाइनो, क्योंकि सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं। कार्बन 3, 4, 5 और 6, छठे कार्बन पर फिर एक अमाइनो ग्रुप होता है, ये लाइसीन है। अब इसमें 2 अमाइनो ग्रुप हैं तो ये जनाब हमारे पास बेसिक इन नेचर होगा। तो अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन के अतबार से बेटा अमाइनो एसिड न्यूट्रिशनल वैल्यू के अतबार से 2 तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। और केमिकल नेचर के अतबार से 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड बेटा जिस वक्त ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो अमाइनो एसिड बेटा एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डाईपोलर आयन। तो डाईपोलर आयन को बेटा हम ज्विटर आयन बोलते हैं। ज्विटर आयन, ज्विटर बेटा जर्मन लैंग्वेज से लफ्ज़ लिया गया है। जर्मन में हाइब्रिड के लिए बोलते हैं, तो हाइब्रिड आयन। अब आपको पता है कि आयन या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। लेकिन बेटा अगर एक आयन, आम तौर पर ये उस वक्त होता है जब एक मॉलिक्यूल में 2 फंक्शनल ग्रुप हों। तो जब 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक फंक्शनल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज कैरिंग होता है और नेगेटिव चार्ज कैरिंग होगा तो ऐसा आयन जो होगा वो हाइब्रिड या डाईपोलर आयन इसे बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन इस पर 2 चार्ज आयन्स, इसमें 2 चार्ज जो साइड्स मौजूद होंगी, अपोजिटली चार्ज साइड्स होंगी। इसे ज्विटर आयन बोलते हैं। अमाइनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। मसलन ये हमारे पास अगर एक जनरल फार्मूला हो अमाइनो एसिड का। अब बेटा ये जो आपके सामने मॉलिक्यूल है जनरल फॉर्म अमाइनो एसिड की, इसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप है जो डोनर होगा प्रोटॉन का, और ये अमाइनो ग्रुप है जो कि एक्सेप्टर होगा प्रोटॉन का। क्योंकि नाइट्रोजन बेटा लोन पेयर इस पे मौजूद होता है और ये लोन पेयर की वजह से प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बेस के तौर पे, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी। तो जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो ये NH3 पॉजिटिव हो जाएगा और COO नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक डाईपोलर आयन बन जाएगा हाइब्रिड, जिसमें नेगेटिव भी और पॉजिटिव 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। इस फंक्शनल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज हो, इस फंक्शनल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस इज ज्विटर आयन। ठीक है, और अमाइनो एसिड एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इस वजह से मिसाल के तौर पर अगर एसिड हो तो एसिड के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। किस तरह कि इसका ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और RCHNH3 पॉजिटिव, ये COOH बन जाएगा। और अगर बेस हाइड्रोक्सिल आयन हो तो ये साइट उसे प्रोटॉन दे सकती है, RCHNH3 पॉजिटिव, CO नेगेटिव अगर बेसिक कंडीशंस हों।
तो ये उसे प्रोटॉन दे देगा, तो RCH NH2COO नेगेटिव और ये H2O साथ बन जाएगा। ठीक है जनाब, तो ज़्विटर-आयन के हवाले से बात हो गई। उसके बाद हम अमाइनो एसिड की बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आ जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पर डिस्कस हुए हैं अमाइनो एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अमाइनो एसिड को बेटा प्रिपेयर करने के लिए एक तरीकाकार है अल्फ़ा ब्रोमो एसिड्स। अल्फ़ा ब्रोमो एसिड्स बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिनमें अल्फ़ा पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप होगा। इसका रिएक्शन करवाया जाए अमोनिया के साथ तो सिंपल ये एसएन रिएक्शन बनता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ये न्यूक्लियोफाइल NH2 इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर लेता है और ये RCH NH2COOH बन जाएगा, अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं। साथ चले यहाँ HBr प्रोड्यूस हो जाएगा। अल्फ़ा ब्रोमो एसिड्स जो हैं बेटा ये सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड से तैयार होते हैं। अगर ब्रोमीन का रिएक्शन करवाया जाए फास्फोरस या फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ तो यहाँ ब्रोमीन आ जाएगी अल्फ़ा पोजीशन पे, तो ये अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। तो अल्फ़ा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके रेस्पेक्टिव अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा बेटा तरीकाकार है स्ट्रैकर्स सिंथेसिस। स्ट्रैकर सिंथेसिस में बेटा एल्डिहाइड्स का रिएक्शन करवाया जाता है हाइड्रोजन सायानाइड से इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो ये पहले मरहले में अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल्स बनते हैं। ये एल्डिहाइड है तो RCH के साथ NH2 लगेगा और आगे CN ग्रुप अटैच होता है। एक कार्बन का मतलब इजाफा हो रहा है। ये अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल्स बने हैं। अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल जैसे आपको पता है एसिड हाइड्रोलिसिस हो तो नाइट्राइल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो RCH NH2COOH बन जाएगा। तो ये स्ट्रैकर सिंथेसिस है। ठीक होगी बात जनाब। तो हमारे पास जो है वो अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल इस तरह बनता है। एक जनरल एग्जाम्पल अगर टिपिकल एग्जांपल बनाना चाहे फॉर एग्जांपल इसे फॉर्मेल्डिहाइड या स्टेल्डिहाइड अगर आप कंसीडर करें तो एक कार्बन है HCN से रिएक्ट करवाएं अमोनिया के साथ की प्रेजेंस में तो एक कार्बन ये खुद एक कार्बन का इजाफा हो जाएगा तो HCH NH2CN बन जाएगा जो कि आगे हाइड्रोलाइज होके कन्वर्ट हो जाएगा HCH NH2COOH। ये ग्लाइसिन बन जाएगा। अल्फ़ा अमाइनो इथानोइक एसिड ग्लाइसिन बन गया। अगर ये एस्टेल्डिहाइड होता तो ये H की जगह CH3 होता तो ये एलानिन बन जाना था। तो अल्फ़ा ब्रोमो एसिड से ये तैयार हो सकते हैं और स्ट्रैकर सिंथेसिस में एल्डिहाइड से इन्हें तैयार किया जा सकता है। ये बेटा इसके दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। अमाइनो एसिड के रिएक्शंस के एतबार से बेटा कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है अमाइनो एसिड के रिएक्शंस की, लेकिन जो इक्का दुक्का रिएक्शन यहाँ डिस्कस किया उसे कर लेते हैं। देखें इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी होता है, इसमें अमाइनो ग्रुप भी होता है, तो ये रेस्पेक्टिव रिएक्शंस दे सकते हैं। मसलन कार्बोक्सिलिक एसिड का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो यहाँ डिस्कस किया गया है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करवा दें तो एस्टर सिंथेसिस होती है। ये OH ग्रुप जो है इसकी जगह OR ग्रुप लग जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो अमाइनो एसिड बेटा एस्टेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये एस्टेरिफिकेशन कैसे होगी? मसलन ये एक अमाइनो एसिड है, इसका रिएक्शन किसी अल्कोहल से करवा दें, फर्स्ट करें एथानॉल या कोई भी अल्कोहल है, इसके ऊपर प्राइम कर देते हैं ताकि ये भी समझ आ जाए कि लाजम नहीं कि ये कार्बन चेन और ये कार्बन चेन सेम है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो एसिडिक कंडीशन में यहाँ पर OH की जगह OR, बस आप समझें कि
यहाँ पर R लग जाना है, RCHNH2COOR प्राइम, ये चीज़ बन जाएगी, साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो यह स्टेरिफिकेशन है। अमाइनो एसिड का रिएक्शन अगर नाइट्रस एसिड से करवाएं तो यहाँ से OH ग्रुप अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, ठीक है। और नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होगा तो रिएक्शन विद, ये स्टेरिफिकेशन हो गया, तो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बेटा हाईली अनस्टेबल होता है और लेबॉर्ट्री में ये नाइट्राइट पर एसिड के साथ ये हासिल होता है, रिएक्शन के दौरान ये कंज्यूम हो जाता है। नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा, मसलन फर्ज करें ये एक अमाइनो एसिड है, इसका रिएक्शन हम करवाएं नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड सोडियम नाइट्राइट या पोटाशियम नाइट्राइट NaNO2 पर कोई एसिड गिराते हैं तो नाइट्रस एसिड बनता है जो इस्तेमाल होगा। नाइट्रस एसिड बेटा यहाँ से नाइट्रोजन को निकाल कर इस जगह पर OH ग्रुप लग जाता है, CHOH, ये COOH बन जाएगा। यहाँ बेटा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। मसलन अगर ये एलानीन होता, यहाँ पर मैं CH3 ग्रुप कर देता हूँ, तो ये एलानीन अगर होता तो बेटा ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बनना था, जिसको हम उर्फ़े आम में लैक्टिक एसिड कहते हैं, ये लैक्टिक एसिड बन जाना था। अमाइनो एसिड का एक रिएक्शन जो अमाइनो एसिड का यहाँ पर सिर्फ बेटा थ्योरी के हवाले से है, जस्ट इतना बस आपने जब रखना, निनहाइड्रिन टेस्ट। अमाइनो एसिड्स बेटा क्रोमेटोग्राफी के दौरान डिटेक्ट किए जा सकते हैं, इवन यूरिन टेस्ट में भी अमाइनो एसिड को बेटा डिटेक्ट किया जाता है क्रोमेटोग्राफी से। अमाइनो एसिड को जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ अमाइनो एसिड को लगा देते हैं तो फिर अमाइनो एसिड को विजुअलाइज करने के लिए निनहाइड्रिन का स्प्रे करते हैं ऊपर। निनहाइड्रिन अमाइनो एसिड के साथ मिलके इंटेंस ब्लू कलर का, ठीक है जी, कंपाउंड बनाता है, और वो जो इंटेंस ब्लू कलर आता है वो अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करवाता है कि वाकई इसमें अमाइनो एसिड है कि नहीं। और फिर अमाइनो एसिड का RF वैल्यू निकाल के ये भी पता चल सकता है कि कौन सा अमाइनो एसिड होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राम के ऊपर, पेपर के ऊपर कलर नहीं देता, उसको डिटेक्ट करने के लिए, जिसे हम साइंस में या केमिस्ट्री की ज़ुबान में लोकेटिंग एजेंट बोलते हैं, तो अमाइनो एसिड के लोकेटिंग एजेंट के तौर पे निनहाइड्रिन को स्प्रे करते हैं, तो निनहाइड्रिन टेस्ट है। आखिरी टेस्ट बेटा अमाइनो एसिड का, जो अमाइनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को देख लेते हैं। अच्छा बेटा अमाइनो एसिड के साथ मिल के चेन बना सकते हैं, लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं, शॉर्ट चेन्स भी बना सकते हैं। ये जो चेन बनती है इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, ठीक है। और पॉलीपेप्टाइड चेन जब बढ़ती है तो ये एक लिमिट पे आके हम इसे प्रोटीन कह देते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पेप्टाइड लिंकेज, अमाइनो एसिड में होता है पेप्टाइड लिंकेज। अब पेप्टाइड लिंकेज में बेटा ये चीज़ होती है कि आप एक अमाइनो ग्रुप का आप R ग्रुप नीचे शो कर लें और NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसी तरह दूसरे अमाइनो एसिड का भी NH2 इधर शो कर लें। अमाइनो एसिड्स में फ़र्क करने के लिए एक पे आप R लिख लें, एक पे प्राइम लिख लें, कि लाजम नहीं कि सिमिलर अमाइनो एसिड हो, डिसिमिलर अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं। अब बेटा इसमें रिएक्शन क्या होता है, इस अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन कम हो जाता है और कार्बोक्सिल का OH कम हो जाता है, तो ये यहाँ से ये समझे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी मॉलिक्यूल्स को आप जोड़ के लिख दें, ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल कुछ बना दें। वहाँ NH2 से स्टार्ट कर लें, NH2 फिर CH R C डबल बॉन्ड O आप ऊपर बना दें, क्योंकि ये कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O होता है, और इसका आगे इस NH से कम्बिनेशन हो जाता है NH, इसकी एक हाइड्रोजन कम हो गई है, बाकी CH R प्राइम COOH।
ये जो एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के दरमियान ये जो बॉन्ड बना है बेटा, इसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं या पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। दिस इज़ पेप्टाइड लिंकेज। और ये जो एक आपके सामने मैंने बनाया इसको डाई पेप्टाइड बोलेंगे। अगर मैं इसको यहीं पे ही बना दूं, ये डाई पेप्टाइड है, ये एक डाई पेप्टाइड है। इस तरह ये बढ़ता जाए तो ये पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा। ठीक है। अगर एक पॉलीपेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 AMU तक पहुंच जाए तो ये रेंज से वो आगे प्रोटीन में शामिल हो जाएगा। यानी प्रोटीन्स वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मिले होते हैं और वो एटलीस्ट 10,000 AMU उनका मॉलिक्यूलर वेट बनता है। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 10,000 AMU से आगे तक जाता है। ठीक होगी बात। तो यही चेन बेटा अगर हम आगे आगे के बढ़ाते जाएंगे तो इसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। आप अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना चाहते हैं तो जस्ट आपने इसी चीज़ को आगे बढ़ाते जाना है। मसलन ये कार्बोक्सिल है, इसका OH कम करके आगे NH लगा के अगला फिर इस तरह से इसे आगे बनाते जाएं। मैं आपके सामने बना देता हूँ। मसलन ये यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ये NH2 है, CHR है, फिर CO, फिर आगे NH, फिर CH, फिर इसे चलें 1 कह दें, इसे 2 कह दें, फिर आगे CO, फिर NH, फिर CH, ये R3 हो गया एंड सो ऑन। ये आगे चलता जाएगा। ठीक होगी बात। तो ये बेटा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी अमाइनो एसिड्स के लिए। ठीक है। ये बेटा हमारे पास अमाइनो एसिड के हवाले से डिस्कशन थी। इसको आप पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।